हेलो दोस्तों, हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो था जीएस पेपर वन से था और सेकंड क्वेश्चन भी जीएस पेपर वन से ही है। ये रिलेट करता है हमारा वर्ल्ड वॉर टू से। और अगर हम देखें तो वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर चीज़ जो है 1914 से लेकर 1945 तक कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड है और चांसेस रहता है कि इसमें से क्वेश्चन आने का। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर was caused by several interconnected factors that contributed to the outbreak of war. इलाबोरेट, इसे इलाबोरेट करना है कि हमें बताना है सेकेंड वॉर जो है बहुत सारा इंटरकनेक्टेड फैक्टर्स था जो कंट्रीब्यूट करता है एक वॉर को। इसे इलाबोरेट करते हैं। तो हम लोग को पहला चीज़ है कि डायरेक्टिव वर्ड्स समझना होगा कि इलाबोरेट मतलब क्या है। बेसिकली इलाबोरेट मतलब डिटेल अकाउंट में मुझे आंसर देना है। एस, हाउ एंड वाई, कैसे और क्यों, एंड इन व्हाट कंटेक्स्ट। हम लोग को इसमें की टर्म भी डिफाइन करना है वेर एवर अप्रोप्रिएट, जहाँ ठीक लगे वहाँ पर हम लोग को की पॉइंट भी उसे डिटेल में बताना है। तो सेम टाइप पहले इंट्रोडक्शन रखना है, बॉडी रखना है और कंक्लूजन रखना है। ये क्वेश्चन जो है इनसाइट में आया है जुलाई के मंथ में। तो देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या लिख सकते हैं। पहला चीज़ है कि वर्ल्ड वॉर टू से रिलेटेड कुछ लिख सकते हैं पॉइंट, या फिर वर्ल्ड वॉर वन से लिख सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद ऐसा क्या हुआ था कि वर्ल्ड वॉर टू आने आया। तो अगर हम इसके अनुसार देखते हैं तो इनस्टेबिलिटी क्रिएटेड इन यूरोप बाय द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो हम लोग का 1914 से 1918-19 तक हुआ था। तो इनस्टेबिलिटी हुआ था। क्या ऐसा इनस्टेबिलिटी हुआ था? तो अगर आपने वर्ल्ड वॉर वन के बारे में पढ़ा होगा तो हम लोग को ये पता चला होगा कि जर्मनी जर्मनी को इतना बेइज्जती किया गया था आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन, और उसे मिलिट्री तक भी एक लिमिटेड मैन पावर से ही मिलिट्री को रखने दिया गया था। इवन जर्मनी का बहुत सारा पार्ट जो जर्मन लोग बिलोंग करते थे उससे भी छीन लिया गया था। तो इनस्टेबिलिटी ये क्रिएट हुआ था वर्ल्ड वॉर वन के समय में। सेट अ स्टेज फॉर अनदर इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट वर्ल्ड वॉर टू, इसी कारण हुआ। और ये कब हुआ? आफ्टर 2 डिकेट्स, 2 डिकेट बाद ही हुआ। और लेटर वी प्रूव इवन मोर डिवास्टिंग, बहुत इससे ज़्यादा ही तबाही हुआ। राइजिंग टू पावर इन एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल अनस्टेबल जर्मन, एडोल्फ हिटलर लीडर ऑफ नाजी पार्टी रीआर्म्ड द नेशन। जो हम लोग हिटलर थे वर्ल्ड वॉर टू के समय में, रीआर्म्ड नेशन एंड साइन द ट्रीटी विथ इटली एंड जापान टू फर्दर हिज एम्बिशन ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन। तो वर्ल्ड जीतने के लिए ट्रीटी साइन किया गया था इटली और जापान के द्वारा, हिटलर के द्वारा। तो बॉडी में ऐसा क्या लिखेंगे कि बॉडी में जो है जितना सारा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है ना उसे हम लोग लिखेंगे। तो क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? तो एक ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस, ये एक फैक्टर है। दूसरा है फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस, ये एक फैक्टर है। राइज ऑफ फैसिज्म, ये एक फैक्टर है। राइज ऑफ नाजिज्म, ये एक फैक्टर है। पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, ये एक फैक्टर है। ग्रेट डिप्रेशन, ये भी एक फैक्टर है। आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट, ये भी एक फैक्टर है। और प्रॉब्लम ऑफ द नेशनल माइनॉरिटी। तो ये 6-7 पॉइंट है जिसे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और यही 6-7 पॉइंट के कारण, या फिर यही 6-7 जो प्रॉब्लम है, इसके कारण जर्मन जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर टू करने पर बेबस हो गया था। तो पहला देखते हैं कि ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। इसमें क्या था कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद जर्मन को तो बहुत ही ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ा था। इसके कारण क्या हुआ कि जो भी एलाइड पावर के जो कंट्रीज थे, जैसे कि फ्रांस हो गया, हम लोग का यूके हो गया, यूएसए हो गया, तो ये लोग ही डिसाइड करेंगे जर्मनी का फ्यूचर। और ये लोग फोर्सफुली ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस को साइन करवाया गया था जर्मन के एलाइड पावर के द्वारा। और इसमें बोला गया था कि आप जो है एक जो पे कीजिएगा रिपरेशन, मतलब जो भी आप वॉर में डिस्ट्रक्शन हुआ है, जो भी पैसा का लॉस हुआ है, जर्मन को बोला गया था कि आपको पे करना होगा, पे बैक करना होगा। प्लस जर्मन का लॉस्ट टेरिटोरी था वो भी जर्मन ने लॉस्ट कर दिया। जो भी लॉस्ट टेरिटोरी था, जो गेन कर चुका था, वो भी उसको लॉस करना पड़ा था। इवन प्रोहिबिशन फ्रॉम हैविंग अ लार्ज आर्मी, आर्मी को ज़्यादा नहीं रखना था इनको। तो ये कुछ था, यही एक प्रॉब्लम था ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस में। सेकेंड देखते हैं फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन। तो एक लीग ऑफ नेशन बनाया गया था इन 1990 में,
कि वर्ल्ड को एक पीस रखने के लिए, मगर वर्ल्ड इसमें क्या बोल दिया गया था कि हर प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम यूरोपियन कंट्री फेस करेगा, इसको हम लोग को सेटल करना है नेगोशिएशन से। मगर ये अल्टीमेटली फेल कर गया। क्यों? क्योंकि इसमें सारा कंट्री ज्वाइन नहीं किया। और दूसरा पॉइंट ये था कि लीग हैज़ नो आर्मी, इसका कोई आर्मी नहीं था, इसलिए कहीं पर भी मिलिट्री एग्रेशन होता था तो उसे प्रिवेंट नहीं कर पाता था। जैसे एक एग्जांपल दिया था, इटली इन्वेशन ऑफ यूथोपिया इन अफ्रीका और जापान इन्वेशन इन मंचूरियन इन चाइना। ये दो एग्जांपल दिया है। क्योंकि लीग ऑफ नेशन के पास कोई आर्मी नहीं था, इसलिए ये लीग ऑफ नेशन कुछ भी नहीं कर पाता था। तीसरा पॉइंट देखते हैं, राइट्स ऑफ फासिज्म। तो हम लोग का कुछ कंट्री जो है वो फासिस्ट था, जैसे कि हमारा यूरोप, जैसे हमारा इटली, ये फासिस्ट था, और जर्मनी ये भी फासिस्ट की तरह ही मूव कर रहा था। तो आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन इसके बाद हम लोग को बोला गया कि एक हम लोग डेमोक्रेसी लेकर आएंगे। मगर जो दूसरे कंट्रीज थे उन लोग कहते थे कि इट इज़ गुड टू कीप अदर थिंग लाइक नेशनलिस्टिक, मेटेरियलिस्टिक या फिर टोटलिटेरियनिज्म अदर देन डेमोक्रेसी। उन लोग को डेमोक्रेसी अच्छा नहीं लगता था। तो मुसोलिनी जो थे वो इटली के उस समय के प्रेसिडेंट थे, वॉज अ फर्स्ट फासिस्ट यूरोपियन डिक्टेटरशिप ड्यूरिंग द इंटर वॉर पीरियड इन इटली 1922। तो ये फासिस्ट बन गए थे। तो यहीं से हुआ राइज ऑफ फासिज्म। तो ये पॉइंट हम लोग, अगर यही पॉइंट हम लोग इसमें लिख देते हैं और थोड़ा और एक्स्ट्रा ऐड करके लिख सकते हैं कि इसी कारण जो है फासिज्म का ग्रोथ हुआ है, और इसी से हम लोग का जो 3 कंट्री था, जापान, इटली और जर्मनी, यही 3 से ही वो बढ़ गए थे। राइज ऑफ नाजिज्म। तो अगर देखा जाए एडोल्फ हिटलर की बारी, तो इसका पार्टी जो था नाजी पार्टी था, जर्मन नेशनल सोशलिस्ट नाजी पार्टी था। इन लोगों का भी सेम चीज़ था कि एक टाइप से डिक्टेटरशिप ये लोग बनाना चाहता था। हिटलर जो था प्रॉमिस किया कि हम लोग अपने कंट्री मैन का, कि हम लोग जो वर्सिलीज का ट्रीटी था उसको हम ओवरटर्न करेंगे। हिटलर का एक बात सबसे अच्छा चीज़ था कि वो बहुत अच्छा ओरेटर था। उसको बोलने का जो आदत था या फिर लोगों को कैसे कन्विंस करना था उसे पता था, और वहीं से वो सारा जर्मनी को पूरा कन्विंस कर लिया कि हम ओवरटर्न करेंगे ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस को। और यही था जो हम लोग को देखना पड़ा वर्ल्ड वॉर 2 में। हिटलर 1933 में बिकम द जर्मन चांसलर एंड सब्सिक्वेंटली मूव हिमसेल्फ एज डिक्टेटर, और धीरे धीरे वो डिक्टेटर में चेंज हो गया। मोर ओवर इन 1941 द नाजी रेजिम अनलीज्ड अ वॉर extremization against slave, Jews and other element deemed inferior by Hitler's ideology। चौथा देखते हैं हम लोग, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। तो हिटलर ओपनली डिनाउंस द ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस एंड बिगैन सेक्रेटली बिल्डिंग जर्मन्स आर्मी एंड वेपन। तो हिटलर को तो पता था कि उसे ओवरटर्न करना है ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस, तो डिनाउंस किया कि ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस को हम नहीं मानेंगे, प्लस अपना आर्मी और वेपन को भी तैयार करना शुरू कर दिया। इस बात का भनक फ्रांस और ब्रिटेन को था, बट दे थॉट, मगर ये लोग सोचे कि अगर स्ट्रॉन्गर जर्मनी होगा तो हम लोग का जो कम्युनिज्म जो रशिया से फैल रहा था वो हम लोग के पास तक नहीं आए। तो मतलब हिटलर ब्रिटेन और फ्रांस जानते थे, मगर फिर भी वो जर्मनी को आर्मी और वेपन बनाने के लिए मतलब उसे कभी प्रोहिबिट नहीं किए। An example of appeasement was Munich Agreement in of September 1938। इसमें क्या हुआ कि ब्रिटेन और फ्रांस जो था जर्मनी को अलाउ कर दिया कि आप एनेक्स कीजिए चेकोस्लोवाकिया को, और क्योंकि वहाँ पर जर्मन स्पीकर्स जो थे वो रहते थे। मगर क्या हुआ कि 1939 मार्च में जर्मनी ये प्रॉमिस को तोड़ दिया और ये इन्वेड पूरा ही चेकोस्लोवाकिया में कर दिया। तो इसके कारण प्रॉब्लम हो गया, और इसमें ब्रिटेन और फ्रांस ये दोनों ही कोई एक्शन नहीं लिया। ग्रेट डिप्रेशन के बारे में तो हम लोग को पता ही है कि ये हम लोग का इकोनॉमी से रिलेटेड करता है। सारा बैंक ठप हो गया था, मेनली इन यूएसए एंड यूरोपियन कंट्रीज। तो इससे क्या हुआ कि लोगों को क्या था कि अपना कंट्री में इकोनॉमी देखना पहला प्रेफरेंस था। वो लोग दूसरे कंट्री में क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था उन लोग को नहीं देखना था। ठीक है, तो ये इसमें है।
अगर आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट देखा जाए तो एक डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी, यूएसए, फ्रांस, यूके, ये लोग चाहते थे कि एक डेमोक्रेसी रहे, मगर जो हम लोग का 3 कंट्री था, जर्मनी, इटली और जापान, ये लोग का कहना था कि डिक्टेटरशिप रहना चाहिए। तो इसी कारण ये आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट हुआ। प्रॉब्लम विथ नेशनल माइनॉरिटी, नेशनल माइनॉरिटी को कहीं पर जगह नहीं मिलता था, कोई भी कंट्री में जगह नहीं मिलता था। कंट्रीज इट इज़ मेंट फॉर देयर पीपल, अगर कोई जर्मन है तो उसके लिए ही जर्मनी है। तो इसके लिए जो बच गए थे नेशनल माइनॉरिटी, ये खड़े हो गए अगेंस्ट एनी कंट्री, जो कंट्री के थे उसी कंट्री में अगेंस्ट हो गए। For example, a large number of German were left in Poland, Czechoslovakia and Austria. जो जर्मन थे उनको कोई पत्ता नहीं दिया जा रहा था पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया और ऑस्ट्रिया में। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थे जिसके कारण ये वर्ल्ड वॉर 2 होना पड़ा। कंक्लूजन में हम लोग लिख सकते हैं कि आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 एक कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें हम लोग बोले कि एक पीस ट्रीटी साइन होना चाहिए, जिसमें बोला गया कि हिटलर जो है लॉस्ट जो टेरिटोरी किया, तो उस जो कैप्चर किया था उसे तो लॉस्ट करना पड़ा, प्लस उसको एक लार्ज नंबर ऑफ जो रिपरेशन था वो पे करना पड़ा। जर्मनी एंड इट्स कैपिटल बर्लिन, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक पार्ट पकड़ा ब्रिटेन, फिर यूएसए, फ्रांस और सोवियत यूनियन, और द 3 West allies and Soviet Union disagreed on many things as time went on. Germany was divided into 2 separate country, बहुत चीज़ पर डिसएग्री किया और ऐसा एक दिन आ गया कि जर्मनी को 2 कंट्री में डिवाइड कर दिया गया, एक ईस्ट जर्मन और वेस्ट जर्मन। वेस्ट जर्मन जो था वो चला गया रशिया के पास, और ईस्ट जर्मन जो था वो यूएसए के पास चला गया, और यहीं से शुरू होता है एक कोल्ड वॉर का स्टोरी। तो ये है, ये काफ़ी लंबा है, मगर अगर आप ये सब पॉइंट पकड़ कर लिखिएगा, ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस, फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन, राइज ऑफ फासिज्म, राइज ऑफ नाजिज्म, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट और ग्रेट डिप्रेशन और आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट्स और प्रॉब्लम ऑफ नेशनल माइनॉरिटी, तो ये 6-7 पॉइंट अगर पकड़ करके थोड़ा थोड़ा ही अगर हम लोग लिखे 2 से 3 लाइन, तो हम लोग का क्वेश्चन जो है 250 वर्ड में कंप्लीट हो जाएगा और एक टाइप से कंप्लीट आंसर भी लगेगा। तो कोशिश कीजिएगा इसे आप इस वीडियो को एक बार देखने के लिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।